गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में पिछले 10 साल से युद्ध हो रहा है। काफी धन और जन की हानि हुई है। इजराइल और हमास के बीच में पिछले 6 महीने से लड़ाई चल रही है। कितने लोग मारे गए हैं? हजारों लोग मारे गए हैं। पूरे विश्व में हर जगह विभिन्न आतंकी गुट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सरकारें लड़ रही हैं अपने देश के अंदर आतंकवादी गुटों से। आखिरकार जो सरकारें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं उनके कोई नेता हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो निर्णय ले रहे हैं करना क्या चाहिए। जो आतंकी संगठन है उनके प्रमुख हैं। क्या इन लोगों को समझदार कहा जा सकता है? क्या यह समझदारी का काम है जिसमें कि हजारों लोगों की जान जा रही है, पैसा खराब हो रहा है, शांति भंग हो रही है, लोग मर रहे हैं। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, क्या आप समझदार हैं? मान लीजिए आपके पास पैसा है, ढेर सारा पैसा है, लेकिन साथ में बीपी है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, वो सब कुछ भी है, क्या आप समझदार हैं? सवाल यह है कि समझदार कौन है? क्या आप समझदार हैं? अगर आप समझदारी को समझना चाहते हैं, बुद्धिमत्ता को समझना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपको इसमें मदद करेगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके जीवन को एक नया दिशा देता है, नया विकल्प देता है, सफलता के साथ साथ शांति और प्रसन्नता देने का एक नया रास्ता बदलता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने समझदारी क्या है इस पर चर्चा करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि समझदारी क्या होती है और आप खुद टेस्ट कर सकते हो कि आप समझदार हैं या नहीं हैं। दोस्तों, अगर हम समझदारी की बात करें तो समझदारी 3 तरह की होती है। एक होती है मेंटल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं मानसिक बुद्धिमत्ता। इसका मतलब है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी कितना स्ट्रांग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितना स्ट्रांग है, एनालिटिकल आपकी क्वालिटी कितनी स्ट्रांग है। ये सारी चीजें जिसमें मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, वो जितना अच्छा होगा उतना ही आपको इंटेलिजेंट बोला जाएगा। इसका जो नाप है उसको बोलते हैं आईक्यू, यानी मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज, उसको बोलते हैं आईक्यू। अगर मेंटल एज आपकी मान लीजिए 90 है और फिजिकल एज आपको 100 है, तो आपका जो स्कोर होगा वो 90 होगा। और अगर आपका मेंटल एज 130 है और फिजिकल एज आपकी 100 है, तो वो आपका 130 होगा आपका आईक्यू। इसका मतलब जो मेंटल ग्रोथ आपकी हुई है उसकी जो दर है और जो शारीरिक ग्रोथ हुई है, भौतिक जो आपका प्रगति हुई है शरीर की, उसकी दर है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं आईक्यू। दूसरे तरह की जो समझदारी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी आप कितनी अच्छी तरह अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको सही समय पे सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उसके अनुसार आप बिहेव कर सकते हैं और भावनाओं को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। तीसरी जो तरह की बुद्धिमत्ता है वो इस सबसे बड़ी है, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। यानी आपको क्या पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, लंग टर्म में। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। अब सवाल है कौन कितना जरूरी है। मान लीजिए कोई आदमी मेंटली बहुत इंटेलिजेंट है, आईक्यू बहुत हाई है, लेकिन वो भावनाओं को मैनेज नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से वो आदमी सफल नहीं हो सकता लाइफ के अंदर। मान लीजिए किसी आदमी के आईक्यू भी बहुत तेज है, लेकिन एसक्यू जो उसका भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी स्ट्रांग है,
तो आदि भावनाएं मैनेज कर लेगा, लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट भी कर लेगा। एक करप्ट आदमी भावनात्मक रूप से बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन करप्शन करना अनैतिक काम है, गलत काम है, इसलिए उसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस खराब है। इसलिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यानी आध्यात्मिक समझ। वो आपकी का उसका स्तर क्या, अगर उसका स्तर ठीक नहीं है तो बाकी सब बेकार है आपके लिए। आज अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें जो हमारी नंबर 1 प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कमजोर आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का होना है। भावनात्मक रूप से आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, भावनाओं से खेल सकते हैं, पैसा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता आपकी गड़बड़ है तो निश्चित रूप से आप लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकते। सक्सेस मिलेगी नहीं, शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी आपको। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो NGO है, जो बर्लिन में स्थित है और जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, उसने 1995 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का आकलन करना शुरू किया। इसका मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी देश इसमें इच्छुक होते हैं उनके यहाँ सर्वे की जाती है विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से, जनता के द्वारा, और पता किया जाता है कि लोगों का भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना है, कितना है, कहाँ है। उसके आधार पे, कुछ वेटेज के आधार पे अंक दिए जाते हैं। वो अंक 0 से लेके 100 के बीच में हो सकते हैं। अभी इसकी रिपोर्ट जनवरी 2024 में प्रकाशित हुई है, जो पिछले साल यानी वर्ष 2023 से संबंधित है। उस रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क 90 अंक पा करके पहले स्थान पर है और सोमालिया सबसे कम यानी 11 अंक पाके 180 स्थान पर है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो स्कोर है वो 39 है और हमारा जो रैंक है वो 93 है। काफी पहले ये 85 के करीब हुआ करता था, यानी उस पर डिटोरिएशन हुआ है। अगर हम अपने अड़ोस पड़ोस की बात करें तो सबसे ईमानदार, सबसे कम भ्रष्ट देश भूटान है, जिसकी रैंकिंग 26 है, काफी अच्छी है, एशिया में सबसे अच्छी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना आता है जो 76 है, हमसे बेहतर है, करप्ट है लेकिन हमसे बेहतर है। उसके बाद आता है नेपाल, जो नेपाल की जो है वो 108 है, हमसे थोड़ा सा स्थिति उसकी ज्यादा खराब है। फिर आता है पाकिस्तान, उसका 133 है। उसके बाद बांग्लादेश आता है, 149 है, और बर्मा में जाइए तो 162 है, काफी खराब है। तो कुल मिला जुला करके अपना अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं हमसे ज्यादा भ्रष्ट है, भूटान को छोड़ दीजिए। तो आपको पता है भ्रष्ट देश को मैनेज करना आसान है, लोग खरीद सकते हैं, ईमानदार को मुश्किल होगी। तो हमको चाइना से सजग रहना पड़ेगा क्योंकि वो ईमानदारी में हमसे थोड़ा सा आगे है। अगर हम इंडेक्स की जनरल बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो 2/3 कंट्री जो वर्ल्ड के हैं उनका जो स्कोर है वो 50 से कम है, यानी उनके यहाँ भ्रष्टाचार एक मेन प्रॉब्लम बना हुआ है। हिंदुस्तान उसी में आता है, हमारा 39 है। हमारा भ्रष्टाचार नंबर 1 प्रॉब्लम है आज की डेट में। इसके बाद 23 ऐसे देश है जो अपने न्यूनतम स्कोर पर हैं, काफी हालत खराब है उनकी। और अगर वर्ल्ड वाइड आप देखें तो भ्रष्टाचार हर जगह बढ़ ही रहा है, कम कहीं नहीं हो रहा है। और ये देखा जा रहा है कि चाहे वो प्रजातांत्रिक सरकार हो, चाहे वो तानाशाह हो, हर व्यक्ति न्यायपालिका के पीछे पड़ा हुआ है, उसको कमजोर करना चाह रहा है, क्योंकि उसके बीच में आ रही है, उसके रास्ते में आ रही है, उसके तानाशाही प्रवृत्ति में हाथ में आ रही है। अब सवाल है कि भ्रष्टाचार कहते किसको है? भ्रष्टाचार का मतलब है कि जो आपको अधिकार मिले हुए हैं किसी अच्छे काम के लिए, उसका दुरुपयोग आप अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने को धनी बनाते हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग करके। कोई काम जल्दी करने के लिए पैसा मांगते हैं, गलत काम करने के लिए पैसा मांगते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए पैसा देते हैं, लोग पैसे ले करके ऊंचे दर पे टेंडर अवार्ड कर देते हैं, प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ जाती है, पैसे लेकर के इंस्पेक्शन खराब करते हैं, खराब क्वालिटी को अच्छा बता देते हैं, उसका खामियाजा पूरी जनता भुगतती है। और जो तथाकथित ईमानदार देश हैं जैसे डेनमार्क हमने बोला या नॉर्वे एक्सेट्रा, खुद तो ईमानदार है लेकिन उनकी जो कंपनीज हैं भ्रष्ट देशों में लोगों को खरीद करके बाजार पे कब्जा कर रही हैं
और कोई एक्शन नहीं लेते। तो उनकी सोच अलग है, अपने लिए ईमानदार है, दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं उनसे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम समझदारी की बात करें तो आपको ये टेस्ट करना चाहिए कि आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसी है, उसका स्तर क्या है, इमोशनल का स्तर क्या है, मेंटल का स्तर क्या है, और इसको आप बेहतर बना सकते हो। और ये कैसे होगा? ये होता न्यूरोप्लास्टिसिटी से। इस पर हमारा वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो अभी तक के अनुभव है, जो सोच है, विचार है, उसके आधार पर एक न्यूरल पाथवे बना हुआ होता है जिसके हिसाब से ब्रेन काम करता है। जब आप कोई नया काम करना चाहते हो, उसके लिए कंटिन्यूअस प्रयास करते हो, तो हमारा ब्रेन हमारी मदद करना चाहता है, इसलिए वो न्यूरल पाथवे नया नया बनाता है। और नया पाथवे जो बनता है तो एक दूसरे जुड़ता है। दो प्रक्रिया होती है, ब्रांचिंग है स्प्राउटिंग। ब्रांचिंग मतलब नया रूट बना, स्प्राउटिंग मतलब जुड़ गया। तो इस तरीके से एक नया नेटवर्क बन जाता है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन अपने को कैपेबल बना लेता है हमको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों ये ऐसी प्रोसेस है जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ती है। तो हम अपने इंटेलिजेंस को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे? पहले तो आप समझो अपनी पर्सनालिटी को कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, आपका बेसिक नेचर क्या है, क्या कमियां हैं, तब उसको आप दूर कर सकते हो। उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीधे हमसे संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे कि ये काम कैसे होगा, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, कितने समय लगेगा। और एक बार आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो गई, स्ट्रांग हो गई, तो जो काम करेंगे उसमें आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों मैं इसी शब्दों के साथ इस आज के वीडियो को समाप्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक बात और, हमेशा कोशिश करेंगे अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए, अच्छा सुनिए, ताकि आपके अंदर बेहतर इंफॉर्मेशन जाए, आपके अंदर की वायरिंग बदले, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व स्ट्रांगर हो और आप सक्सेस प्राप्त करें। दोस्तों अगले वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमारा जो एप्टीट्यूड है वो क्या चीज़ है, उसका क्या रोल है, और कैसे हम उसको पहचान करके उसके अनुसार अपने कार्य क्षेत्र का चयन करके सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करोगे, स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे और अपने को इम्प्रूव करते रहोगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।